मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग एमसीक्यू का जो सीरीज आया है लक्ष्य का जो हम लोग लेके चल रहे हैं इसका 5वां लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टैटिक्स के पोर्शन है सब पे डिस्कशन किए जाएंगे। ये बिल्कुल ना सोचे कि सिर्फ सर इकोनॉमिक लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप हमको हमारे चैनल को आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीपीटी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो आज का जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम यहाँ बड़े आराम से देखेंगे, आपको हड़बड़ाना नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कभी कभी जो क्वेश्चन लिंक होता है, जैसे आप मान लो सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था ज़्यादातर इस बार एग्रीकल्चर से लेकर, जो अक्टूबर में एग्जाम होती है प्रारंभिक परीक्षा की। अब बच्चों को मालूम ही नहीं चल रहा कैसे, अगर भाई वो लिंक करके डायरेक्टली नहीं देगा आपको। देखो हुआ क्या था, आपने रशियन क्रांति में स्टालिन और लेनिन का नाम सुना होगा, रशियन क्रांति में। ठीक है, तो लेनिन ने क्या किया था, 5 ईयर प्लान सबसे पहले वही लागू हुआ, तो वही बनाया था। अब इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला है द ओनली कल्चर ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर, यानी भारत की एक ही संस्कृति वो है कृषि। अब यानी ये है कि कृषि पे ही पूरा भारत का इकोनॉमिक टिका है, यानी प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप पूरी इतिहास अगर उठा के देख लेते हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सो यहाँ पे सबसे कोविड-19 में सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया कौन सा हुआ। सबको लगा कोविड-19 आया, ऐसा नहीं हुआ। तो कोविड-19 में सबसे प्रभावित इकोनॉमिक्स हुआ, हर कोई इसका मार झेल रहा था। इकोनॉमिक्स किससे जुड़ा है, इंडिया का, कृषि से। इंडिया का कृषि ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा, नॉट ओनली इंडिया, पूरे विश्व का प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होगा तो क्या वो चलेगा, क्या इकोनॉमी चलेगा, क्या नहीं चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आपको कि इन्वायरमेंट भी अफेक्ट हुआ इससे। ठीक है, किससे, कोविड-19 से। इन्वायरमेंट किस चीज से संबंधित है, एग्रीकल्चर से। इन्वायरमेंट के बुक में देखेंगे एग्रीकल्चर एक पार्ट है। तो देखो ये मल्टी यहाँ पे लिंक किया जाता है टॉपिक से, वही मैं बताऊंगा कैसे लिंक करना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने iWatch की परियोजना शुरू की है। सिंपल, एचडीएफसी ने की है, एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी ने की है। तो ये एक एप्पल वॉच पे लॉन्च किया गया था अप्रैल 2015 में। ध्यान दीजिएगा, मोबाइल ऐप है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट का जो कोर्स है अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं निष्ठू से, कि ऑनलाइन समस्या या क्लासरूम से या एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सीएपीएफ पेपर 2 का ओएलपी बैच शुरू हो चुका है और शुरू है ही, जिसमें पेपर 2 का क्लास टेस्ट सीरीज बुक मिलेगा, फ्री पेपर 2 का बुक मिलेगा। कंप्लीट ओएलपी सीरीज चल रहा है, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज का एग्जाम तक की इसका वैलिडिटी रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का है। आप हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ 2021 का टेस्ट सीरीज पेपर 1 पेपर 2 का शुरू हो चुका है। और मैं तो बता दूं कि अगर आप 31 मार्च की शाम तक अगर आपने इस ऑफर को लिया है तो आपको ये सारी ऑफर मिलेगी होली के, जो इस कूपन कोड को अगर ये आपने यूज किया है तो। ठीक है, ज़्यादा नंबर कॉन्टेक्ट के लिए इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान देना है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, ये बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया से, भारत में बैंकिंग क्षेत्र से। सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई कार्य नहीं करती है। नोट, सिंपल ध्यान देना है। बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अटॉर्नी अलॉटिंग मनी डायरेक्टली टू फार्मर्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे पैसा आवंटित करना। सिंपल, ये गलत है, ये नहीं होगा। यानी इज नोट, यानी इसका जो है नोट, ये आरबीआई का काम नहीं है ना। यानी कृषि विकास के लिए किसानों को धन आवंटित करना नाबार्ड की जिम्मेदारी नहीं है, ये चीज ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, क्वेश्चन क्या है, विच इशू 1 रुपी नोट इन इंडिया। सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, जितना कॉइन्स है और 1 रुपी नोट है सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लॉन्च प्रिंट करती है या बनाती है। और बाकी जितना नोट है जैसे 50, 100, 1000, 2000, 500, ये सब जो भी है, ये सब किसके द्वारा किया जाता है। 1000 का तो नहीं नोट है, लेकिन ये सब किसके द्वारा किया जाता है, ये सब किया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो 1 रुपी नोट तो सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है ना। तो ये ध्यान देना है, नहीं, इसमें वित्त मंत्रालय करती है, भारत के 1 रुपए के नोट का जारी करता है। बाकी स्पष्टीकरण पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं, आपको तो आंसर दिख ही गया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1935 इज अ करेक्ट आंसर। ये हुआ था 5 करोड़ पैसे के साथ, यानी पूंजी के साथ स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 में। 1 जनवरी को नहीं हुई थी, ये चीज ध्यान दीजिए। 1 जनवरी को क्या हुआ था, ये मैं बोल सकता हूँ नींव रखा गया था, लेकिन 5 अप्रैल से कार्यरत हुआ था, अगर मैं बात करूं आरबीआई का तो। यह ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए एक किसान अगर लोन लेना चाहता है बैंक से, तो उसको किस प्रकार के बैंक में कांटेक्ट करना होगा, और वो ट्रैक्टर लेने के लिए लोन लेना चाहता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको। कमर्शियल बैंक, आरबीआई, रीजनल रूरल, नाबार्ड। कुछ बच्चे क्या करेंगे, रीजनल रूरल में लगा देंगे, सही भी है। आंसर यहाँ पे कमर्शियल बैंक होगा। 80% जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर जो लोन जाता है कमर्शियल बैंक से जाता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए। रूरल बैंक उतना हेल्प नहीं करती, 20% करती है। तो इससे क्लियर होगा कि अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको मालूम चला कि यार इसका तो आंसर 2 होगा, यानी दोनों ही आंसर है, तो आपको ज़्यादा फोकस ये करना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण कौन है, उसी को टिक लगाना है। दैट वन इज राइट, वही सही होगा। यानी यदि कोई किसान ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण लेना चाहता है तो उसे किस प्रकार के बैंक से संपर्क करना होगा, वाणिज्यिक बैंकों से करना होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सही नहीं है। सिंपल है, इसमें ध्यान देना है कि दिल्ली, ये जो है आरबीआई हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में, ये गलत है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ध्यान दीजिएगा, बाकी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, कस्टडियन होता है फॉरेन करेंसी ऑफ इंडिया के, यानी आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक है। 1 जनवरी 1935 को नेशनलाइज हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था, अप्रैल से वो कार्यरत हुआ था। नाउ हु डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, सिंपल है भाई, कौन करेगा मॉनेटरी पॉलिसी, कमिटी करेगा। कुछ लोग बोलेंगे आरबीआई करेगा। सर तुक्का लगाने में कुछ लोग गलत भी चले जाते हैं, अब क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, अंधुआइल होता है, सुबह सुबह उठ के आंख मलते हुए जो है सॉल्व करता है सब, तो ये प्रॉब्लम है। अब भारत की मौद्रिक नीति कौन तय करता है प्यारे बच्चों, सिंपल है, मौद्रिक नीति समिति करती है, ये ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हाउ मनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर वर्किंग इन इंडिया, सिंपल है भाई, डी है ना, ये ध्यान देना है। अच्छा, सभी बैंकों का बाप बोला जाता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये दे रहा है 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर वर्किंग इन इंडिया, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक काम कर रहे हैं, 21 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मान लो कि स्टॉक मार्केट में कोई पैसा लगाता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बाद अगर उनका पैसा फंस जाता है, ठीक है, तो उस पैसे या फिर जो भी इनका संरक्षण, यानी जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, जो शेयर मार्केट में काम कर रहा है, उसकी रक्षा कौन करेगा, उसकी अधिकारों का सेबी करेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, नोट ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है, नहीं कि मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है, बैसल 3, फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सिंपल है भाई, बी होगा, ठीक है। यानी विदेशी मुद्रा रिजर्व का संक्षिप्त रूप से जो विदेशी मुद्रा का संग्रह है ना, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मैं नोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ज्यादातर आपका आदत हो गया है पॉजिटिव टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें नोट ना हो, तो इसलिए मैं नोट दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में क्लिक करे, देन आप उस लायक हो जाए। ब्लू चिप के लेकर कल डिस्कशन हुई थी, इसलिए आज क्वेश्चन लाया गया है। तो ये बताइए कि नोट यूज किया जाता है, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, बैंक रेट और ब्लू चिप, सिंपल है भाई, ब्लू चिप किया जाता है। यानी मौद्रिक नीति के गठन में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, ब्लू चिप का नहीं किया जाता है, क्योंकि देश की मौद्रिक नीति का निर्णय करते समय ब्लू चिप पर विचार नहीं किया जाता है। ब्लू चिप उस कंपनी को कहा जाता है जो निवेशकों को सुरक्षित रिटर्न देती है। आपने पैसा अगर किसी कंपनी में लगाया, स्टॉक मार्केट या जो भी हो, ठीक है, तो ब्लू चिप ऐसी कंपनी होती है जो आपको पैसा देगी ही देगी, भले वो डूब जाए, ठीक है, ये ध्यान देना है। क्योंकि जहां से वो लोन या उधार लिए होते हैं, सबसे पहले वो उसको पैसा जमा करते हैं, इसके बाद जो उनके निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर, उनको पैसा उनका देती है, ठीक है, लॉस नहीं होने देती है। तो ये प्यारे बच्चों था पूरा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मैं आपको कुछ अपने बारे में बता दूं कि मैंने अपना जो MBA है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन HR में मैंने कंप्लीट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आई एम अ BTech ग्रेजुएट फ्रॉम अमिटी यूनिवर्सिटी। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आई हैव क्वालिफाइड सेवरल मेंस एग्जामिनेशन लाइक MPPSC का मैंने किया, ठीक है, HPSC का मैंने किया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, BPSC का मैंने किया, BPSC में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का एग्जाम मैंने 2 बार क्वालिफाई किया, 1 टाइम DYSP एंड सेकेंड टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। नाउ एक बार क्या है कि मैंने CAPF का जो है रिटन क्वालिफाई करके छोड़ दिया, दैट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि इधर हो चुका था मेरा। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज का 2 बार मेंस निकाला, 19 में इंटरव्यू में अपीयर हुआ, इस साल भी इंटरव्यू में अपीयर होऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी आपके लिए काफ़ी होगी। और मैं PSIR अपना जो है वैकल्पिक विषय लेकर चलता हूँ, और मैं साथ ही साथ सोशोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये PCS के बच्चों के लिए है।
तो मेरा एक देख सकते हो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन पढ़ाने का। 6-7 साल का मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ऑनलाइन का है, जब से इंटरनेट का प्रचलन शुरू हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।